अभी हमारा घर नया है। जिस भी कोने में देखिए तैयारियां सी दिखती है। ये जो स्टूडियो तैयार हो रहा है ये भी नया है। ताज़े पेंट की खुशबू अभी गई नहीं है, पर कुछ चीज़ें पुरानी हैं। ये कॉल कि हमें पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ आपको खबर बतानी है। नया है इंडियन एक्सप्रेस का साहसी पत्रकारिता का अंदाज। पुराना है ये संकल्प कि खबरें तो बताएंगे, लेकिन अपने देसी अंदाज को, अपनी हिंदी ज़बान को तजेंगे नहीं। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी आज अपने एक नए सफ़र पर जा रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि शुरुआती कुछ महीने प्रयोगों के होंगे, और उसमें यह भी है कि अगर बोलते वक्त ज़बान फंबल कर गई, लड़खड़ा गई, तो हम उस पर किसी किस्म की कतरबियों, किसी किस्म की सजावटी टेप नहीं लगाएंगे। इंसान हैं, गलतियां होंगी तो स्वीकारेंगे, प्रकट में रहेंगे। और जैसा मैंने कहा 15 जुलाई तक का हमारे साथी रजत जी ने हमें वक्त दिया है कि तब तक अपने सब टीम टामड़े दुरुस्त कर लीजिए, और उसके बाद हचक के पूरी मुनादी के साथ, पूरी बुलंदी के साथ बताएंगे हिंदुस्तान को कि आज तुम्हारे इकबाल को बुलंद करने के लिए क्या फ़ैसले हुए और उन्हें पढ़ने की तुम्हारी तासीर क्या होनी चाहिए। आप कह सकते हैं टोक कर कि तुम पर आ गए। मैं कहूँगा सूरदास जी ने यही सिखाया है। मोहब्बत की भाषा, प्रेम की भाषा ऐसी ही है जिसमें तमाम औपचारिकताएं तज दी जाएं, तो हमारे और आपके बीच का रिश्ता यूं ही प्रगाढ़ बना रहेगा। चलिए अब आज की खबर शुरू करते हैं, जो बहुत गंभीर है और भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार के अंदाज पर सवाल भी उठाती है। 3 जहाज, 3 हमले और बीच समंदर में फंसे भारतीय नाविक। आखिर अमेरिका ने ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइलें क्यों दागी? भारतीय नाविकों की जान क्यों ली? किस अधिकार से उसने अंतर्राष्ट्रीय पानी में ब्लॉकेड लगाया? अगर जहाज़ उसकी बात नहीं मान रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? सीधे हमला क्यों हुआ? भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया, लेकिन क्या ये जवाब काफ़ी है? जब प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप बधाई दे रहे थे, उसी समय भारतीय नाविकों वाले जहाज़ों पर अमेरिकी हमले क्यों हो रहे थे? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। हमें यूएस नेवी से 2 वार्निंग मिली है। 7 जून 2026 को 23 साल के आदित्य शर्मा ने अपने पिता राजेश शर्मा से फ़ोन पर यही आखिरी बात कही थी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले आदित्य कमर्शियल शिप सेटेबेलो पर डेक कैडेट के तौर पर तैनात थे। 9 जून को ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना ने इस पर हमला किया। आदित्य समेत 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश के सुरेश पटनाला, यूपी के शिवानंद चौरसिया, ये भी और 2 नाम हैं। सुरेश चीफ इंजीनियर और शिवानंद फिटर के तौर पर तैनात थे। इंडियन एक्सप्रेस के पवनीत सिंह चड्ढा को आदित्य के पिता राजेश ने बताया कि उनका बेटा तो मई में ही घर लौटने वाला था, लेकिन 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर वहीं रुक गया। जब से बेटा लापता था, पूरा परिवार टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। 11 जून की सुबह कंपनी ने आदित्य की मौत की पुष्टि की और तब से परिवार का बुरा हाल। राजेश कहते हैं, मुझे मेरे बेटे का शव ला कर दो। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरी पलों में उसने जीने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। आदित्य के भाई ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी। अभी बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब जो भी सिचुएशन हमारी फैमिली में इस टाइम आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हु विल बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस? क्या यूएस गवर्नमेंट इसको अपने ऊपर लेती है कि इट वाज देयर मिस्टेक, दे शुड हैव ब्लॉकेड द शिप्स? अगर वो जाना चाह रहे थे ज़बरदस्ती तो ब्लॉकेज करके एंकर डलवाते, शिप अरेस्ट करते, बट किसी एक कमर्शियल वेसल पे अटैक करना मेरे हिसाब से इज़ रियली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यही हाल उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया के परिवार का है। घर वाले बिलख रहे हैं और मातम पसरा हुआ है। मन सोचना ये मिलल बा कि का काला भैया ने कब मिलल मार गइल बा कि का सेटेबेलो पर 10 जून को अमेरिकी हमले की खबर आई, और जब हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं तब 11 जून को एक और जहाज पर अमेरिका ने हमला किया, ओमान के ही शिनाज तट के पास। नाम जलवीर। जहाज पर 20 भारतीय नाविक सवार थे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ओमान की नेवी ने सभी को रेस्क्यू कर लिया है। इससे पहले 8 जून को मैरीवेक्स जहाज पर हमले की खबर आई थी। अमेरिका ने हमला किया था। 24 भारतीय नाविक सवार थे, सभी को रेस्क्यू किया गया। मैरीवेक्स और सेटेबेलो पर पलाऊ के फ्लैग थे। पलाऊ एक द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित करीब 340 द्वीपों को मिलाकर बना।
इनसेतर जलवीर पर गिनी बिसाऊ का झंडा लगा था। कुल जमा तीनों ही जहाज़ों पर विदेशी झंडे, भारत के जहाज़ नहीं थे, लेकिन इन पर जो क्रू था वो ज़्यादातर भारतीय था। यही वजह है कि भारत के लिए मामला सीधे नागरिकों और समुद्री सुरक्षा का बन गया है। अमेरिका ने जहाज़ों पर हमलों को जायज़ ठहराया, कहा कि ये कथित तौर पर उसका ब्लॉकेट तोड़ रहे थे। ये अमेरिकी दावा है। मैरीवेक्स तेल टैंकर ईरान के बंदरगाह पर डॉक करने यानी रुकने की कोशिश कर रहा था। 8 जून को अमेरिकी फाइटर जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट ने इस पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल दागी। सेटेबेलो ईरान से तेल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुल 28 क्रू मेंबर थे, जिसमें 24 भारतीय, 2 पाकिस्तानी, 1 रूसी और 1 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। अमेरिका ने ब्लॉकेट का उल्लंघन माना और हमला कर दिया। जलवीर डामर ले जाने वाला कैरियर जहाज था जो ईरान से तेल लेकर ओमान के शिनास बंदरगाह की तरफ जा रहा था। अमेरिकी विमान ने इसके इंजन रूम में 2 हेल फायर नरक की आग नाम वाली मिसाइलें दागी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नियम कानूनों और मानवाधिकारों की अपनी सहूलियत के मुताबिक दुहाई देने वाला, दुनिया को नैतिकता का ज्ञान पिलाने वाला अमेरिका इन हमलों का गर्व के साथ बखान कर रहा है। अव्वल तो सवाल ये कि इंटरनेशनल वाटर में ब्लॉकेट लगाने का हक उसे किसने दिया। फ्लोरिडा के तांपा में मौजूद US सेंटकॉम ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की। मैरीवेक्स, सेटेबेलो और जलवीर सभी जहाज़ों पर हमले की पुष्टि की। बयान आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। यानी अमेरिकी सेना खुलेआम कह रही है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, हम अंतर्राष्ट्रीय समंदर में उस कमर्शियल जहाज को मिसाइल से उड़ा देंगे, भले ही उस पर किसी भी देश के निर्दोष नागरिक सवार हों, भले ही कोई प्रॉपर चेतावनी ना दी गई हो। हालांकि नाविक यूनियन और सेटेबेलो की मैनेजिंग कंपनी ने अमेरिका के इस नैरेटिव को चैलेंज किया। कंपनी ने कहा जहाज का ईरान या ईरानी तेल से कोई संबंध नहीं था और अमेरिकी हमले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। और यही वो जगह है जहां सवाल उठता है कि जहाज कमर्शियल थे, भारत समेत दूसरे देशों के नाविक थे। अगर अमेरिका को लग रहा था कि ये ब्लॉकेट का उल्लंघन है, तो क्या हमले से पहले उसने नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, उनकी पहचान पता करने की कोशिश की? इन्हीं सवालों के बैकड्रॉप में भारत की प्रतिक्रियाएं आई। सेटेबेलो पर हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट जेसन मीक्स को सम्मन किया, बुलावा भेजा। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने किसी अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, हम ओमान के तट पर हुए हमलों की निंदा करते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमले चिंता का विषय हैं और जारी संघर्ष का सीधा नतीजा है। भारत ने संघर्ष खत्म करने की अपील भी दोहराई। शिपिंग मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई। एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने 11 जून को मीडिया ब्रीफिंग की और ये बताया कि मृतकों के घर वालों के लिए 10-10 के लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है। हमारे डिप्लोमेटिक एडिटर शुभजीत रॉय की रिपोर्ट बताती है कि हमलों पर भारतीय विदेश मंत्रालय अमेरिका को पहले के मुकाबले ज्यादा तीखा संदेश देना चाहता है। हालांकि विपक्ष ने इस रुख पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा, अमेरिका हमारे लोगों को मार रहा है और सरकार कमजोर बयान दे रही है। अमेरिका के सामने नतमस्तक है भारत की मौजूदा सरकार। मुझे नहीं मालूम कि क्या वजूहात हैं, क्या कारण हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुके खड़े हैं। हमारे 3 भारतीय मारे गए और मारने वाला कोई और नहीं है, अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों ने भी सरकार के रुख पर सवाल उठाया। जाने माने एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने पोस्ट किया, भारतीय जिंदगियों पर यह अंतर्राष्ट्रीय खामोशी हैरान करने वाली है। अगर अमेरिकी सेना के हमले में 3 अमेरिकी मर्चेंट नेवी के जवान मारे गए होते तो इस वक्त अमेरिका में 24 घंटे का राजनीतिक संकट होता। लेकिन अमेरिकी हवाई हमले में 3 भारतीयों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप है। पीएम मोदी ने भी इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। सिर्फ विदेश मंत्रालय के भरोसे विरोध दर्ज कराया जा रहा है। प्रतिक्रियाएं और भी हैं। FSUI यानी फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने कुछ तीखे सवाल पूछे। कहा, मैं ये मान ही नहीं सकता कि अमेरिकी नौसेना को नहीं पता था कि जहाज पर कौन सवार है। समुद्री कानूनों के मुताबिक हर जहाज को हर पोर्ट पर आने और जाने से पहले अपने नाविकों की पूरी जानकारी देनी होती है। अमेरिकी सैटेलाइट और इंटेलिजेंस को सब पता था। अगर जहाज उनकी बात नहीं मान रहे थे तो वो मिसाइल मारने के बजाय जहाज को जब्त कर सकते थे, नाविकों को सीधे गिरफ्तार कर सकते थे। सीधे जीवित लोगों पर मिसाइल दाग देना युद्ध अपराध है। इसी तरह से IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगुएज ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा, 28 फरवरी 2026 से अब तक इस रीजन में कमर्शियल जहाज़ों पर 44 हमले हो चुके हैं, 14 नाविकों की मौत हो चुकी है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका को इस चौधराहट का हक किसने दिया।
वो जब तब अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का उल्लंघन करता रहता है। मौजूदा संदर्भ में ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में भारत के करीब 18,000 नाविक मौजूद हैं और भारतीय झंडे वाले कुल 13 जहाज भी फंसे हुए हैं। तो अमेरिका के ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में कहाँ खड़े होते हैं? अमेरिका ने किन कानूनों का उल्लंघन किया? सबसे पहले बात आती है सैन रेमो मैनुअल की। ये प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन का सिद्धांत देता है, यानी विभेद का सिद्धांत। यानी मर्चेंट शिप एक सिविलियन ऑब्जेक्ट है। संघर्ष के दौरान व्यावसायिक जहाज जैसी नागरिक वस्तुओं और सैन्य लक्ष्यों के बीच का अंतर अनिवार्य है जब तक ये सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई में शामिल ना हो। इन जहाज़ों पर मिसाइलें दागना इस सिद्धांत का उल्लंघन है। अगर नाकेबंदी के हिसाब से भी देखें तो जहाज़ों को पकड़ने का विकल्प हो सकता था। FSUI के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने भी यही बात कही। इससे तरह अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का भी उल्लंघन किया। इस कानून के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नेविगेशन की आज़ादी का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा पलाऊ जैसे देश तटस्थ माने जाते हैं। झंडे के साथ चल रहे जहाज़ों को किसी सैन्य अभियान या भागीदारी का निशाना बनाना नेविगेशन के अधिकारों का भी हनन है। इससे तर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून भी हैं जो व्यावसायिक जहाज पर सवार क्रू यानी नागरिक कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऐसे अंधाधुंध हमले जो नागरिकों और सैन्य लक्ष्यों के बीच भेद न करें वो प्रतिबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि नाविकों की जान को खतरे में डालना पूरी तरह स्वीकार्य है। कुछ विरोधाभास भी गिनाए जा रहे हैं। 10 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को रीपोस्ट करते हुए इस बधाई पर खुशी जताई। पर विडंबना देखिए, जिस वक्त ये कूटनीतिक शिष्टाचार चल रहा था ठीक उसी समय अमेरिकी मिसाइलें भारतीय नागरिकों को समंदर में निशाना बना रही थी और अमेरिकी सेना गर्व से इसका दावा भी कर रही थी। जानकार पूछ रहे हैं कि क्या क्वाड की बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का हालिया भारत दौरा और भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी इतनी कमज़ोर है कि हम अमेरिका की इस दादागिरी पर एक बेहद सख्त, सीधी और प्रधानमंत्री के स्तर की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। उधर जंग के और गहरे होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को नए सिरे से धमकी दी कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा, उसके सबसे अहम खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लेंगे। ईरान ने भी जवाब देने की बात कही। यानी आने वाले दिन दुनिया को और भी परेशान करते दिख सकते हैं। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।